जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जिस तरह कि आपको आइडिया है कि हमने वाइवा की तैयारी स्टार्ट की थी प्लेराइट ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट की, यानी कि हमारे पास जो वेब ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट है उसके लिए वाइवा की तैयारी स्टार्ट की थी। और पार्ट नंबर 1 में हमने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था कि प्रोजेक्ट किस बारे में है, उसमें कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, कितने स्नैरियोज़ हैं और कौन कौन से टूल्स हमने यूज़ किए हैं। और आज की वीडियो में हम पार्ट नंबर 2 को कवर करेंगे, जिसमें हम कोडिंग फेज़ अपना स्टार्ट कर रहे हैं। और कोडिंग जो है वो आपके पास डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने पाइथन में बनाया है उनके लिए सेम ही कोडिंग होगी, यानी थोड़ा आगे पीछे हो सकती हैं लाइंस, लेकिन कोडिंग सेम ही होती है। तो सबसे पहले फ़ोल्डर स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो मेरे पास फ़ोल्डर का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है। आपके पास कुछ मज़ीद फ़ोल्डर्स भी हो सकते हैं, मतलब कि वर्चुअल इन्वायरमेंट का फ़ोल्डर भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे नहीं है क्योंकि मैंने बैकएंड पे ऑलरेडी ये इंस्टॉल कर रखा है और फ़ोल्डर में मैंने ऐड नहीं किया। तो आपके पास हो सकता है कि यहाँ पे शो हो, तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, शो होना या ना होना। और सेकंड ये कि आपके पास जो फाइल्स हैं कोडिंग की वो किसी के पास 2 होंगी, किसी के पास 1 होगी, यानी कि एक फ्रंट एंड की फ़ाइल होती है, एक बैक एंड की फ़ाइल होती है, लेकिन एक फ़ाइल में दोनों भी कंबाइन की जा सकती हैं। तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है। तो मेरे पास जो 2 फाइल्स अवेलेबल हैं, मैं आपको आज पहली फ़ाइल के बारे में तमाम चीज़ें समझाने वाली हूँ, जो कि हमारे पास फ्रंट एंड की फ़ाइल है और पाइथन की कोडिंग की गई है और बिल्कुल ईजी टू यूज़ है। और इसमें वही बातें सारी रिपीट होने वाली हैं जो कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी। अगर तो आपने उस वीडियो को ध्यान से सुना है तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको जो कोडिंग है वो बहुत समझ में आ जाएगी कि आपने क्या करना है, किस तरह से करना है और किस तरह आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं वाइवा में। तो यहाँ पे हम इसे बंद कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके, और इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा मैं बढ़ा देती हूँ ताकि आपको क्लियरली शो हो जाए। इतना काफ़ी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो कोडिंग है हमारे पास फ्रंट एंड की फ़ाइल है, इसमें हमारे पास टोटल 51 लाइंस हैं। तो इस सारी जो लाइंस हैं मैं तमाम की तमाम आपको समझाने वाली हूँ। हम स्टार्ट से शुरू करेंगे और हर लाइन में आपको बताऊँगी। और इसके पहले अगर मैं आपको बताऊं कि आपने जो कोडिंग फाइल्स हैं वो VS कोड में ही ओपन करनी है। VS कोड का एक बहुत बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि जब आप कर्सर को किसी भी चीज़ पे लेके जाएंगे तो वो आपको बताएगा कि ये क्या चीज़ है। जिस तरह कि मेरा जो कर्सर है वो मैसेज बॉक्स पे आएगा तो ये बता रहा है कि एक मॉड्यूल है। मॉड्यूल के बारे में मैंने आपको बताया था कल इंट्रोडक्शन फाइल में, तो उसी वीडियो को अच्छी तरह से देखें क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके उसी वीडियो में कवर होने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँगी तो मैं बता रहा है कि जो रन है वो एक फ़ंक्शन है। अगर मैं गेट पे लेके आ रही हूँ तो हमें पता है कि जो गेट है वो एक मेथड होता है, ठीक है। यानी कि इस तरह से हमें ये तमाम चीज़ें बताएगा। और पासवर्ड जो है वो जिस तरह कि हमें पता है कि एक वेरिएबल होता है, यानी कि तमाम चीज़ें आपको बता देगा। जब आप अपना कर्सर लेके आएंगे तो आपको तभी आइडिया हो जाएगा कि आपने इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो लाइन हमारे पास है वो इंपोर्ट के बारे में है, यानी कि हम यहाँ पे टिकिंटर को इंपोर्ट कर रहे हैं। और टिकिंटर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये पाइथन में एक बिल्ट इन लाइब्रेरी होती है जो कि हमारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाने में हमारी हेल्प करती है। यानी कि अगर हमने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाना है हम इसे भी ओपन कर लेते हैं साथ में, ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए कि आपने किस तरह से चीज़ों को देखना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसका साइज़ जो है वो कम करती हूँ। तो यहाँ से हम अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल ओपन करने के बाद इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ओपन कर लेते हैं ताकि आपको सही से चीज़ें समझ में आ सकें। तो हमारे पास ये टर्मिनल जो है वो ओपन इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि हमारे पास जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा इस तरह से। तो इसको अभी हम थोड़ा सा क्रॉस करते हैं नीचे को। तो सबसे पहले जो लाइन है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम टिकिंटर को इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। टिकिंटर को हम इसलिए इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस चाहिए। हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है कि हमने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी बनाना है। तो हमारे पास ये वाले जो भी हमारे पास स्क्रीन शो होती है, हमारे पास ये इंटरफेस शो होता है, ये हमें इस लाइन की वजह से शो होता है, ठीक है। और हम यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि टिकिंटर को हमने एज TK लिखना है, यानी कि हम अपनी कोडिंग में जिधर भी टिकिंटर यूज़ करेंगे हम पूरा वर्ड नहीं लिखेंगे, क्योंकि जाहिर है कि पूरा वर्ड लिखेंगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है और कोई एरर आ सकता है प्रोग्रामिंग में। तो इसलिए हमने यहाँ पे अपने कोड को बता दिया है कि हमने जिधर भी टिकिंटर यूज़ करना है हम टिकिंटर को एज TK लिखेंगे, यानी कि हमारी फाइल में जिधर भी टिकिंटर यूज़ होगा हम उसे सिर्फ TK लिखेंगे, तो उसका मतलब जो है वो टिकिंटर समझा जाएगा। जिस तरह कि यहाँ पे TK है, यहाँ पर भी TK लिखा है।
तो ये टिक एंटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इस लाइन को रिमूव कर देंगे तो हमारे टर्मिनल में जब हम कमांड को रन करेंगे तो हमारे सामने ये इस तरह का इंटरफेस शो नहीं होगा, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके पास ये लाइंस अवेलेबल होंगी जिन्होंने भी अपने पास ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाया, क्योंकि ज़ाहिर है प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो सबने ही बनाया होगा। तो अगर हम इस लाइन को नहीं लिखते तो हमारे सामने ये नहीं शो होगा और हमें एक एरर शो हो जाएगा जो कि नेम एरर कहलाता है, ठीक है। अगर मैं आपको करके दिखाऊं कि ये किस तरह से होगा, हम ये वाला जो आपके पास ओपन हुआ है इंटरफेस इसे बंद करते हैं और दोबारा से इस लाइन को पहले हम यहाँ पे रिमूव करेंगे, ठीक है। रिमूव करने से अपने कोड को सेव करेंगे, दोबारा टर्मिनल ओपन करेंगे और बिल्कुल सेम मेथड से हम दोबारा इस फाइल को जब रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे सामने जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो शो नहीं होगा और हमें एक एरर शो हो रहा है विच इज़ नेम एरर, ठीक है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको लिखें, ठीक है। इस लाइन का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को शो करवाना है। हम दोबारा से अब ओपन करके देखेंगे तो हमारे पास हमारा जो इंटरफेस है वो दोबारा से यहाँ पे शो हो जाएगा। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस लिखेंगे और इसकी एक्सटेंशन ऐड करेंगे तो हमारे सामने इसका इंटरफेस शो हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये लाइन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को शो करवाना है। इस लाइन के बगैर आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को शो नहीं करवा सकते। तो अगर सुपरवाइज़र आपसे पूछता है कि आपने किस तरह से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाया है तो आप बता सकते हैं कि हमने ये लाइन यूज़ की है टिकेंटर को इंपोर्ट करने के लिए। और टिकेंटर जो है वो एक लाइब्रेरी होती है जो कि पाइथन के अंदर बिल्ट इन होती है और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद हमारे पास दूसरी लाइन शो हो रही है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि फ्रॉम टिकेंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। मतलब कि अगर आप देखें तो ये कोड बिल्कुल इस तरह लग रहा है जिस तरह हमने इंग्लिश में लिखा हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि टिकेंटर से हम मैसेज बॉक्स को इंपोर्ट कर रहे हैं। मैसेज बॉक्स के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था कि किसी भी चीज़ को, किसी भी मैसेज को शो करने के लिए मैसेज बॉक्स यूज़ होता है। जिस तरह के कल मैंने आपको दिखाया कि हम एप्लीकेशन को रन करते हैं और बाद में हमें उसका सक्सेस मैसेज मिलता है तो वो हमें एक पॉपअप की फॉर्म में मिलता है, उसको हम बोलते हैं मैसेज बॉक्स। अगर आपसे पूछा जाता है कि आपने मैसेज बॉक्स कहाँ पे यूज़ किया तो आप बता सकते हैं कि हमने मैसेज बॉक्स यहाँ पे यूज़ किया सक्सेस मैसेज को शो करवाने के लिए, एरर मैसेज को शो करवाने के लिए, वार्निंग को शो करवाने के लिए। मतलब कि हमें अगर ये 3 काम करने हैं तो वो हम मैसेज बॉक्स के ज़रिए करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड लाइन स्टार्ट हो रही है फ्रॉम स्क्रिप्ट इंपोर्ट स्टार्ट ऑटोमेशन। अब जिन स्टूडेंट्स के पास बैकएंड की फ़ाइल अलग से है, मतलब अगर एक फ़ाइल नहीं है 2 फाइल्स आपने बनाई हैं इस तरह, जिस तरह मेरे पास भी अवेलेबल है, फ्रंट एंड की अलग है बैकएंड की अलग है, तो आपके पास ये एक लाइन भी होगी कोड की। इसका मतलब होता है कि आप बैकएंड को जब इसके साथ अटैच करते हैं तो ये लाइन लिखते हैं, यानी कि आपका जो बैकएंड है वो फ्रंट एंड के साथ तब अटैच होगा अगर आप ये लाइन लिखेंगे। तो इसका मतलब होता है कि बैकएंड को इसके साथ अटैच कर देना ताकि जो ऑटोमेशन है वो स्टार्ट की जा सके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो लाइन नंबर 4 है वो हमने एम्प्टी छोड़ी है ताकि कोड में स्पेस आ सके, क्योंकि अगर स्पेस नहीं छोड़ेंगे तो कोड बिल्कुल ही खिचड़ी सा बन जाएगा और समझ से बाहर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लाइन नंबर 5 है जिसमें हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं जो कि रन का फंक्शन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रन का फंक्शन क्या काम करता है या फिर क्यों यूज़ करते हैं तो हमारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में जब हम यहाँ पे ईमेल लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, बटन को दबाएंगे यानी कि ऑटोमेशन को स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे पास जितना भी काम होगा ये रन मॉनिटर कर रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे रन का फंक्शन यूज़ करते हैं ताकि हम देख सकें कि वैलिडेशन हो रही है कि नहीं हो रही, ऑटोमेशन स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 2 लाइन शो हो रही हैं ईमेल एंड पासवर्ड के लिए। अब ईमेल एंड पासवर्ड यहाँ पे हम एक मेथड यूज़ कर रहे हैं जो कि गेट का मेथड होता है। गेट का मेथड क्या करता है कि यूज़र से डेटा लेता है, यानी कि जब आप यहाँ पे ईमेल लिखेंगे तो वो गेट हो जाएगी, यानी कि हमारे कोड के पास चली जाएगी। उसके बाद अगर पासवर्ड लिखेंगे तो आपके पासवर्ड भी गेट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के पास नेम भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे आपने जितनी फील्ड बनाई होंगी, नेम है, फुल नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड है, मतलब कुछ भी आपके पास यहाँ पे हो सकता है। तो आपके पास उतनी ही लाइंस होंगी, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ईमेल है और पासवर्ड है इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही लाइन्स हम यूज़ कर रहे हैं। तो गेट का मेथड यूज़र से डिटेल्स वगैरह लेने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि जो भी आप चीज़ें लिखें वो यहाँ पे कोड में सेव हो जाएं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो इफ़ है, इफ़ हम इसलिए यूज़ करते हैं कि दोनों फील्ड जो हैं वो फिल होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी फील्ड एम्प्टी छोड़ देंगे, जिस तरह कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखी लेकिन मैं स्टार्ट के बटन को प्रेस करूँगी तो मेरे सामने इनपुट एरर आ रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास एक मैसेज बॉक्स शो हो रहा है, मैसेज बॉक्स शो हो रहा है, लेकिन ये कौन सा शो हो रहा है, ये वाला, ठीक है। हमें वार्निंग शो हो रही है कि हम इनपुट एरर कर रहे हैं, मतलब कि हम यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, तो इस वजह से ये शो हो रहा है, ये मैसेज बॉक्स है।
तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि हमने ईमेल एंड पासवर्ड दोनों ही ऐड करने हैं, ठीक है। उसके बाद है स्टेटस, ठीक है। स्टेटस क्या करता है कि टेक्स्ट की जो लेबल होती है उसको चेंज करने के लिए, अपडेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जिस तरह कि अगर हम देखते हैं अपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में, तो हमें शो हो रहा है कि स्टेटस जो है ना वो रेडी है। लेकिन स्टेटस जब हम यहाँ पे स्टार्ट ऑटोमेशन के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रनिंग में शो हो जाएगा। जिस तरह कल मैंने आपको करके दिखाया था, जब एप्लीकेशन रन की थी तो उसका स्टेटस पे अपडेट हो रहा था। तो जब रनिंग स्टेट में चला जाएगा तो उसका स्टेटस अपडेट होकर ऑटोमेशन रनिंग में चला जाएगा, और जब हमारी ऑटोमेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसका स्टेटस जो है वो सक्सेस डेटा सेव्ड की तरह शो हो जाएगा, मतलब कि डिफरेंट कलर में शो होगा। अगर हमारे पास ऑटोमेशन रनिंग स्टेट में चली जाएगी तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। आप इस कलर को चेंज भी करके देख सकते हैं। उसके बाद हमारा डेटा जब सेव हो जाएगा तो वो हमें ग्रीन कलर में शो होगा। ये तमाम चीज़ें कल मैंने आपको करके भी दिखाई हैं जब एप्लीकेशन रन की है। अगर आपने नोटिस किया हो तो ये तमाम काम उसमें हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन हम यूज़ कर रहे हैं रूट अपडेट की, ठीक है। अगर ये लाइन हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे तो बैकएंड पे तो स्टेटस अपडेट हो जाएगा, लेकिन हमारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे यहाँ पे स्टेटस अपडेट नहीं होगा। यानी कि जो भी काम होगा उसका स्टेटस अपडेट करवाने के लिए हम इस लाइन को यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो साथ साथ रिफ़्रेश हो जाए। जो भी स्टेटस चेंज होगा वो हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर भी यहाँ पे शो होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो लाइन है वो ट्राई की है। ट्राई का मतलब क्या होता है कि अगर हमने ऑटोमेशन स्टार्ट की है और उसमें कोई भी एरर वगैरह आ गया तो हमारा प्रोग्राम जो है वो क्रैश नहीं होना चाहिए। मतलब एरर शो हो जाए लेकिन क्रैश ना हो, वो ट्राई की वजह से होता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल सारा ख़राब ना हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे स्टार्ट ऑटोमेशन के बारे में बता दिया गया है, यानी कि ईमेल एंड पासवर्ड एंटर करना है। जिस तरह कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 2 ही फील्ड हैं, ईमेल एंड पासवर्ड, इसलिए यहाँ पर भी ईमेल एंड पासवर्ड लिखा है। लेकिन आपके पास यहाँ डिफरेंट भी हो सकती है, नेम भी आ सकता है, फुल नेम भी आ सकता है। यानी कि आपके पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में जितनी फील्ड हैं वो यहाँ आपके पास शो हो सकती हैं। तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल बात है। इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो बैकएंड की फ़ाइल है उसको ये डेटा पास कर दें, ठीक है। मतलब कि जो भी आपने ईमेल एंटर करनी है, जो पासवर्ड एंटर करनी है, वो स्टार्ट ऑटोमेशन यानी कि जो बैकएंड की फ़ाइल है उसको डेटा पास करने के लिए ये लाइन हम यूज़ करते हैं। उसके बाद दोबारा यहाँ स्टेटस के बारे में बता दिया गया है कि स्टेटस का मतलब आपको पता चल गया है कि जो टेक्स्ट होता है, लेबल होती है, उसको अपडेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ मैसेज बॉक्स के बारे में बताया। मैसेज बॉक्स मैंने पहले भी आपको बताया कि पॉपअप की तरह होते हैं। जिस तरह के हमें यहाँ पे शो हो रहा है ये पॉपअप, ये मैसेज बॉक्स है, ठीक है। और जो मैसेज बॉक्स है वो 3 तरह के हमने यूज़ किए हैं इन्फॉर्मेशन को शो करने के लिए। अगर इन्फॉर्मेशन शो करवाने हैं तो वो सक्सेस मैसेज होगा कि हमारी जो ऑटोमेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है और हमारा डेटा जो है वो डेस्कटॉप पे टेक्स्ट फाइल की फॉर्म में सेव हो चुका है। और अगर यहाँ पे एरर शो करना है तो वो भी इसी तरह पॉपअप की फॉर्म में शो होगा, और एरर की फॉर्म में जो स्टेटस है वो फेल्ड शो होगा और रेड कलर में शो होगा और लिखा आएगा कि समथिंग वेंट रॉन्ग, मतलब कि कुछ ना कुछ गलत है। और अगर वार्निंग करनी है, जिस तरह कि अभी हमने देखा हमें वार्निंग मिलती है कि आप ईमेल एंटर करें या पासवर्ड एंटर करें, तो ये सारे जितने भी हैं ये मैसेज बॉक्स होते हैं जो कि पॉपअप की फॉर्म में हमें शो होते हैं। उसके बाद यहाँ से हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि हमारे पास ये जो सारा शो हो रहा है इसकी जो भी सेटिंग्स वगैरह हैं, मतलब इसकी स्टाइलिंग वगैरह यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे 3 लाइन्स तो लास्ट में लिखी आएंगी, चाहे आपने जिस तरह की भी कोडिंग की है, आपके पास 1 फाइल है, 2 फाइल है, जिस तरह भी है, लेकिन आपके पास ये लाजमी चीज़ें शो होंगी, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे रूट के बारे में बताया गया है और उसके बाद रूट टाइटल के बारे में बताया गया, ज्योमेट्री के बारे में बताया गया। इसके बारे में आपसे सुपरवाइज़र पूछ भी सकते हैं कि ये आपने क्यों यूज़ किया है और किस लिए यूज़ किया है, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन रह गई है, सॉरी, ये वाली लाइन, ठीक है। यहाँ पे हमने एक्सेप्शन एज ई यूज़ किया है, ठीक है। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमारे सिस्टम में, हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर आ जाता है तो हम ई में स्टोर करवा दें, ठीक है। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं। ये लाइन जो है इसका पर्पस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने इंटरफेस के बारे में, यानी कि उसकी जो भी स्टाइलिंग वगैरह हमने की है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो रूट के बारे में ही बताया गया है, यानी कि एप्लीकेशन की मेन विंडो को जब आपने बनाना है तो आप इस लाइन को यूज़ करेंगे। मतलब कि ये हमारे पास जितना भी सारा शो हो रहा है, इंटरफेस, ऑटोमेशन कंसोल है, सिस्टम लॉगिन है, फील्ड वगैरह हैं, बटन्स हैं, स्टेटस है, यानी कि ये सारी की सारी जो विंडो हमने बनाई है वो इस लाइन की वजह से बनाई है। अगर हम इस लाइन को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास ये विंडो बिल्कुल नहीं बनेगी, या तो एरर आ जाएगा या ये विंडो हमें शो ही नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हमें जो टाइटल शो हो रहा है वो ये हो रहा है ऑटोमेशन कंसोल। अगर यहाँ पे इस वर्ड को हम चेंज कर देते हैं, इस लाइन को हम चेंज करके कोई भी और नेम रख देते हैं, यानी कि वेब ऑटोमेशन या प्ले राइटर लिख देते हैं, मतलब कुछ भी यहाँ पे टाइटल लिखेंगे तो आपको यहाँ पे शो होगा ये टाइटल है, ठीक है। इसे आप
खुद जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे आप चेंज करके भी देख सकते हैं। जब आप अपने टाइटल को चेंज करेंगे तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये आपके पास टाइटल होता है आपके इस विंडो का। उसके बाद ज्योमेट्री का मतलब होता है इसका साइज़, मतलब कि इसकी जो लेंथ है, इसकी जो विड्थ है, वो सारा ज्योमेट्री कहलाता है। अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपने ज्योमेट्री का वेरिएबल क्यों यूज़ किया है, तो वो इसलिए यूज़ किया ताकि आप इस विंडो का साइज़ जो है वो डिफ़ाइन कर सकें। ठीक है, तो विंडो का साइज़ डिफाइन करने के लिए आप ज्योमेट्री का वेरिएबल यूज़ करते हैं। उसके बाद हेडर की अगर बात करें तो हेडर में यानी कि जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं उसको हेडर बोलते हैं। जिस तरह हमें यहाँ पे शो हो रहा है सिस्टम लॉगिन, तो ये हेडर टेक्स्ट होता है। और इसके बारे में बताया गया है कि इसका फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ हुआ है, इसका साइज़ कितना है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरह की हैं। और हेडर को पैक किया गया है, मतलब कि हेडर को एक जगह पे प्लेस किया गया है, इसको हेडर पैक बोलते हैं। तो हेडर का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने टेक्स्ट यहाँ पे शो करवाया, आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं। आप स्टार्ट ऑटोमेशन लिख सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी आप लिख सकते हैं, एंटर डिटेल्स लिख सकते हैं, तो इसका हेडर होता है। ठीक है, हेडर टेक्स्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हेडर टेक्स्ट लिखा होता है। उसके बाद इनपुट फ्रेम, इनपुट का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी फील्ड्स वगैरह बनानी है, जिस तरह कि हमें यहाँ पे 2 फील्ड शो हो रही हैं, ईमेल है, पासवर्ड है, तो ये इस कोड की वजह से होती है। यानी कि हमने जो भी इसकी फील्ड वगैरह बनानी है, यहाँ पे हमें ईमेल पासवर्ड यानी कि ईमेल और पासवर्ड दोनों की शो हो रही हैं। अब ये वाली जो 3 लाइन्स हैं ये ईमेल के लिए शो हो रही हैं और ये वाली 3 लाइन्स जो हैं पासवर्ड के लिए शो हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है कि ईमेल एड्रेस के जो हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स टाइप ये फील्ड बनी हुई है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, यानी कि वो कितना ग्रिड ले रहा है, और अगर वो एम्प्टी है तो किस तरह होगा, अगर उसमें हम डेटा एंटर करेंगे तो उसका जो साइज़ है वो कितना हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ मतलब इसके स्टाइलिंग के बारे में बातें की गई हैं। लेकिन अगर आपसे पूछें कि ईमेल की जो आपने बनाई है फील्ड वो कहाँ पे बनाई है, उसका कोड दिखाएं, तो ये उसका कोड है, आपको वैसे भी नज़र आ जाएगा, क्योंकि पाइथन की कोडिंग बहुत इजी होती है, यानी कि समझना बहुत इजी है। तो यहाँ पे ईमेल की 3 लाइन्स बताई गई हैं और उसके साइज़ वगैरह बताया गया, उसका फ़ॉन्ट बताया गया। उसके बाद ये पासवर्ड की बताई गई हैं। ठीक है, अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपने यहाँ पे ये स्टैरिक क्यों यूज़ किया, मतलब ये स्टार क्यों यूज़ किया, इसका क्या पर्पस है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा पासवर्ड जो है वो दिखे ना, वो हाइड हो जाए। मतलब जिस तरह हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे तो वो शो नहीं होगा। ठीक है, वो स्टैरिक में हो चला जाएगा। लेकिन अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं स्टैरिक को, तो हमें पासवर्ड जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बटन। ठीक है, बटन जो है वो हम ये लाइन यूज़ करते हैं बटन को बनाने के लिए। जिस तरह हमें यहाँ पे एक बटन शो हो रहा है स्टार्ट ऑटोमेशन। ठीक है, ये स्टार्ट ऑटोमेशन का बटन बनाने के लिए कहाँ पे लाइन यूज़ की है, मतलब वो पूछ सकते हैं कि इस बटन का कोड दिखाएं, कि इस बटन का कोड कहाँ पे है, तो ये इस बटन का कोड होता है। यानी कि इस बटन का नाम क्या है, स्टार्ट ऑटोमेशन। यहाँ पे आप कुछ भी और भी रख सकते हैं, स्टार्ट लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि कुछ भी आप यहाँ पे लिखेंगे उसका टेक्स्ट जो है वो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। और कमांड रन का मतलब होता है कि जैसे ही इस बटन को आप क्लिक करें तो आपका जो प्रोजेक्ट है, सिस्टम है, वो रन हो जाए, यानी कि रनिंग स्टेट में चला जाए। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका बटन जो है वो क्लिकेबल नहीं होगा, यानी बटन को आप क्लिक करेंगे लेकिन वो वर्क नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ इसके बैकग्राउंड कलर के बारे में बताया गया है। कलर जो है वो सिंपली आप VS कोड में चेंज कर सकते हैं, इस तरह से जिस तरह चाहें आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद इसके फोरग्राउंड कलर के बारे में बताया गया है, यानी कि हमारे पास जो इसका कलर है वो वाइट है बटन का, मतलब कि जो फॉन्ट लिखा है वो हमने वाइट लिखा है। इसके अलावा इसके जो फॉन्ट्स वगैरह हैं वो कितने हैं, साइज़ कितना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ कितनी है, लेंथ कितनी, विड्थ कितनी, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है लेबल। ठीक है, अब लेबल जो है वो कौन सी होती है, ये हमारे पास लेबल शो हो रही है स्टेटस लेबल जिसको बोलते हैं। वो कहें कि आपने जो स्टेटस लेबल का कोड है वो कहाँ पे है लिखा, हमें दिखाएं, तो ये इसका स्टेटस लेबल। मैंने यहाँ पे साथ में कमेंट्स भी ऐड किए हैं ताकि आपको ईजिली मिल जाए चीज़ें। उसके बाद मैंने आपको कल बताया था कि हम एक मेन लूप भी यूज़ करते हैं। मेन लूप का मतलब क्या होता है कि हमारे पास ये जो विंडो ओपन होती है, हमारे पास इंटरफेस ओपन होता है। अब आपको पता है कि मैंने काफ़ी टाइम से इसको ओपन किया और कहीं पे गायब नहीं हुआ, यानी कि हमारे एक्शन का वेट कर रहा है कि हम यहाँ पे कोई डिटेल एंटर करें और ऑटोमेशन को स्टार्ट करें। तो ये आपके पास अगर मेन लूप हम हटा देंगे तो या तो आपके पास एरर शो हो जाएगा, या आप जब इसको ओपन करेंगे मतलब या तो ये ओपन ही नहीं होगा, अगर ये ओपन होगा तो ये फ़ौरन से गायब हो जाएगा, मतलब बार बार आपको ये ओपन करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे मेन लूप का इस्तेमाल करते हैं कि ये हमारे एक्शन का वेट करें, हम इसमें कोई डिटेल्स एंटर करें या ना करें, जब हम इसे एक बार ओपन कर लें तो ये बिल्कुल एज इट इज़ हमारे पास रहे, अगर हम खुद इसे क्रॉस करें तो करें। ठीक है, इसलिए हम मेन लूप का यूज़ करते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो है जिसे हम पार्ट नंबर 2 बोलेंगे, और इसमें मैंने आपको एक फ़ाइल की तमाम कोडिंग समझा दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको लाइन बाय लाइन हर चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लास्ट में पूछें। इसके अलावा आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। एंड फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में पार्ट नंबर 3 में, जिसमें हम दूसरी फ़ाइल को डिस्कस कर रहे होंगे जो कि इसकी बैकएंड की फ़ाइल है।
ताकि ये भी आइडिया हो जाए कि किस तरह ये कोड वर्क कर रहा है, हमारा डेटा किस तरह से एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो आज की वीडियो सिर्फ फ्रंट एंड पे है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।